बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम दो एलिमेंट्स की बात करेंगे, एक रिसीवेबल्स और दूसरा पेएबल्स। तो रिसीवेबल्स, क्योंकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपने इससे पहले एफएफए पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने उसकी अकाउंटिंग पढ़ी, एफएमए पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा वर्किंग कैपिटल एलिमेंट्स में हमने जिस तरह अभी तक बात की थी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, ये हमारे वर्किंग कैपिटल एलिमेंट्स हैं। आज हम रिसीवेबल्स की बात करते हैं कि रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स को क्यों मैनेज करना होता है, अगर आप रिसीवेबल्स को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिस तरह हमने बात की कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, कस्टमर को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्या होगा, सेल्स ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि आपके पास जो इरिकवरेबल डेट होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और जितना आपका रिसीवेबल बैलेंस ज़्यादा होगा या ज़्यादा टाइम के लिए होगा, उतना ज़्यादा आपको फाइनेंस रिक्वायर होगा जो आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल में या रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब अगर हम रिसीवेबल बैलेंस को कम रखते हैं, कम कैसे हो सकता है कि हम कैश सेल्स करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, हमारा जो कंपेटिटर है वो एडवांटेज ले सकता है। हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा होगा, अगर वो क्रेडिट दे रहा है और हम कैश पे सेल्स कर रहे हैं तो हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, हम मार्केट शेयर लूज कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक बैलेंसिंग एक्ट, जिस तरह हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर अभी तक पढ़ते रहे हैं कि हमने हमेशा बैलेंस की बात करनी है। हम लिक्विडिटी इश्यूज से भी बचना चाह रहे हैं और हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी लूज नहीं करना चाह रहे, तो हमारे पास बैलेंसिंग एक्ट होगा। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट के हमने दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक क्या है, हम प्रॉफिट को इम्प्रूव करें। जैसे ही हम क्रेडिट्स अलाउ करेंगे कस्टमर को तो हमारे प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी, जब सेल्स बढ़ेंगी तो हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। और दूसरा क्या है, जो कॉस्ट है, वो जो क्रेडिट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट है वो कितनी है। हमने अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो हमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो रहा है वो देने से, अगर बेनिफिट कम है तो हमें फिर वो काम नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी, अब हम बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी मैनेजमेंट है, जो रिसीवेबल्स को आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं। अब क्रेडिट पॉलिसी में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है और आपका कोई और कंपेटिटर नहीं है, तो आप देखें कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आप कैश पे भी बेचेंगे तो हर बंदा, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड है, कंपेटिटर नहीं है। तो अब कस्टमर आपसे क्या है, वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। नंबर 2, कंपेटिटर। अगर आपका कंपेटिटर है उसकी टर्म्स क्या है। अगर वो 30 डेज क्रेडिट दे रहा है और आप कहते हैं नहीं मैं 10 डेज क्रेडिट दूंगा, तो उससे फर्क पड़ेगा, आपका कस्टमर कहां शिफ्ट हो सकता है, आपके कंपेटिटर के पास जा सकता है। और रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट्स, जितना आप क्रेडिट देंगे उतना, या जितना ज्यादा क्रेडिट देंगे उतना ज्यादा इरिकवरेबल होने के चांसेस हैं। इसीलिए हम जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो हम सबसे पहली चीज पॉलिसी में क्या देखते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं। हम ये चेक करते हैं कि जिस कस्टमर को हम सेल्स करने लगे हैं, क्या वो इतना उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो मुझे मेरा पैसा वापस कर देगा, नहीं करेगा, उसकी हिस्ट्री कैसे है। ठीक है। फिर इसके अलावा फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होगी। अगर मैं कहीं से लोन लाके और अपने कस्टमर को क्रेडिट पे चीजें बेच रहा हूं, तो जो लोन लिया है, जो उस पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, अगर लेट्स सपोज मेरा 15% इंटरेस्ट है और जो मैं सेल कर रहा हूं उस पे जो मुझे रिटर्न आ रहा है वो 15% से कम है, तो इसका मतलब मुझे सेल्स नहीं करनी चाहिए। जब मैं सेल्स नहीं करूंगा तो मुझे फाइनेंस नहीं लेना पड़ेगा, और जब फाइनेंस नहीं लेना पड़ेगा तो मुझे सेविंग हो जाएगी नेट। इसी तरह जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो आपको एक पूरा डिपार्टमेंट भी चलाना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो पॉलिसी बनाते हुए मैनेजमेंट बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है। जिस तरह अभी हमने बात की
एक दफ़ा दोबारा बात कर लेते हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कंपैटिटर टर्म्स, रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट्स, फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके 4 की एस्पेक्ट्स होते हैं। जिस तरह सबसे पहले हमने भी बात की, असेस करना किस चीज़ को, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना। अब क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक की जा सकती है? आप बैंक रेफरेंस ले सकते हैं, ट्रेड रेफरेंस ले सकते हैं, उसकी पब्लिश इंफॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं, क्रेडिट एजेंसीज जो हैं जो उनसे आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद ही, जिस तरह अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर लोन नहीं दे देता, या आप बैंक के पास जाते हैं और आप कहते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर लोन या कार्ड नहीं दिया जाएगा। वो क्यों? वो आपकी सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे। फिर वो देखते हुए दूसरा वो क्या डिसाइड करेंगे? आपकी क्रेडिट लिमिट्स को डिसाइड करेंगे। तो क्रेडिट लिमिट्स भी कैसे डिसाइड की जाती हैं? क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाएगी। नंबर 3, इनवाइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्ट ओवरड्यू डेट्स, कि आपने फौरन इनवाइस करनी होती है। देखिए, जब आप इनवाइस करेंगे, लेट्स सपोज आपने कस्टमर को 30 डेज का टाइम दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो जिस दिन आप इनवाइस करेंगे वहां से आगे 30 डेज काउंट होंगे। अगर आप इनवाइस उसे 10 दिन बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने ओवरऑल उसे कितने पीरियड के लिए जो है क्रेडिट दे दिया? 40 डेज के लिए आपने क्रेडिट दे दिया। तो हमने भी बात की कि क्रेडिट पॉलिसी के की एस्पेक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, क्रेडिट वर्दीनेस को देखना। नंबर 2, क्रेडिट लिमिट्स डिसाइड करना, इनवाइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्ट ओवरड्यू डेट्स एंड मॉनिटर दी क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम को किस तरह मॉनिटर किस तरह करना? जिस तरह आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे पेपर्स के अंदर, FA2 और FFA में एज रिसीवेबल एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारे कितने डेट्स जो हैं, ओल्ड डेट्स कितने हैं, हम उसको जितना जल्दी रिकवर कर सकें। क्रेडिट लिमिट्स की भी बात कर ली। इनवाइसिंग एंड कलेक्टिंग ओवरड्यू डेट्स, हम जब भी इनवाइस करते हैं या ओवरड्यू डेट्स को कलेक्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम रिमाइंडर लेटर देते हैं, टेलीफोन कॉल्स करते हैं। अगर पीरियड पूरा हो गया कुछ अर्सा पहले, हम 4-5 दिन पहले उसे एक रिमाइंडर लेटर दे रहे हैं कि आपका ये डेट पे ये इनवाइस ड्यू हो रही है। फिर हम एक टेलीफोन कॉल कर लेते हैं। फिर भी अगर उसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की तो हम उसकी सप्लाईज को विद होल्ड कर लेते हैं, हम उसे और कोई क्रेडिट पे चीज़ें नहीं बेचते। फिर उसके बाद अगर फिर भी वो आपको कैश नहीं दे रहा, फिर हम डेट कलेक्टर के पास जाते हैं। और डेट कलेक्टर के पास जाने के लिए भी हम ज़रूर ये देखते हैं कि इनवाइस इन्वॉल्व, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितनी है। अगर डेट कलेक्टर को आप लेके आएंगे तो जारी बात है आपने उसे भी कुछ ना कुछ पे करना है। तो अगर लेट्स सपोज एक बंदे से आपने 500 रुपया लेना है और कॉस्ट आपने उससे जो पैसे रिकवर करने हैं, रिकवर करने की कॉस्ट 2000 आ रही है, तो अब आपके लिए क्या ज़रूरी है कि अब आप उसे इरिकवरेबली कर दें। राइट ऑफ करना बेहतर है, ना कि अब आप 2000 की कॉस्ट लगा के 500 रिकवर करें। इसी तरह लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या है? डेट कलेक्टर भी अगर नहीं लेते, ऑप्शन नहीं अवेल कर सकते, तो लास्ट ऑप्शन होगी कि आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लें। तो मॉनिटरिंग दी सिस्टम में हमने बात कर ली एज एनालिसिस की, रेशियोज की। तो हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उसके हमने 4 की एस्पेक्ट्स देख लिए। हम असेस करेंगे क्रेडिट वर्दीनेस, प्रॉम्प्ट, इनवाइस एंड कलेक्ट दी ओवरड्यू बैलेंसेस। फिर हमने बात कर ली मॉनिटरिंग दी सिस्टम, इनवाइसिंग, क्रेडिट लिमिट्स। अब क्रेडिट लिमिट्स भी हम हर कस्टमर को देखते हुए ही जो है वो देंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स में हमारे पास कैलकुलेशंस क्या कुछ आती हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू, फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी? रिसीवेबल बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जो आपको फाइनेंस मिल रहा है। लेट्स सपोज आपका रिसीवेबल बैलेंस है 5 लाख रुपया, एवरेज बैलेंस क्या रहता है? 5 लाख रुपया, और आपने बैंक से 10% के ऊपर 5 लाख रिसीव किया हुआ है, तो आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है?
50,000 आपको कॉस्ट पड़ रही। ठीक है, ये तो आ गई क्या, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। फिर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स। देखें, जब भी हम डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं तो डिस्काउंट हम विदाउट कैलकुलेशन नहीं देंगे, हम पहले एक कैलकुलेशन करेंगे कि डिस्काउंट देने से क्या होगा, कस्टमर हमें जल्दी पे करेगा। तो जब जल्दी पे करेगा तो ये रिसीवेबल बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब रिसीवेबल बैलेंस रिड्यूस होगा तो हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी है रिसीवेबल में। तो जब कम इन्वेस्टमेंट करेंगे रिसीवेबल में तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो ये मेरे पास 5 लाख से चेंज होके कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000, और यहां पे कॉस्ट कितनी आ रही थी, 50,000। बट अब मैंने डिस्काउंट भी तो दिया है। अब अगर डिस्काउंट जो है वो 30,000 से मैंने ज्यादा दिया है तो ओवरऑल कॉस्ट, लेट्स सपोज मैंने 35 का डिस्काउंट दिया है तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई, 55,000। तो क्या डिस्काउंट देना फिजिबल है, नहीं। अगर लेट्स सपोज मेरे रिसीवेबल बैलेंस 2 लाख आ गया और जो मैंने डिस्काउंट दिया है वो टोटल डिस्काउंट 20,000 का है, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या आ गई, 40,000। तो जब भी हम अर्ली सेटलमेंट देंगे, हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमें डिस्काउंट के साथ कॉस्ट क्या आ रही है, वैसे कॉस्ट क्या आ रही है, और जो भी जहां पे कॉस्ट हमारी मिनिमम होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। एनुअल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट लेट टू पे, अमाउंट लेट टू पे। लेट्स सपोज अगर 2.5% आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो बाकी अमाउंट कितनी रहेगी, 97.5। कितनी पे करनी रहेगी, ये 100 रुपीज से 2.5 आपने डिस्काउंट दे दिया तो लेट टू पे कितनी है, 97.5। पावर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स -1, -1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। अब अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमने नंबर ऑफ पीरियड फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ पीरियड फाइंड कैसे किया जाएगा। अगर हम डेज में बात कर रहे होंगे 365 डेज, कितने जल्दी दिन पे कर रहे हैं। अगर आपने कहा जी 20 दिन जल्दी पे कर दो तो डिवाइड बाय 20। इसी तरह अगर वीक्स में होगा तो वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स। इसी तरह अगर मंथ्स में होगा तो हम कितने मंथ्स लेते हैं, 12। तो टोटल ऊपर लेंगे, जितना जल्दी वो दे रहा है डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड कितना है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप अपनी एनुअल कॉस्ट, डिस्काउंट की एनुअल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह रिसीवेबल्स के अंदर हम एक बात करते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग की और फैक्टरिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग मेथड है फाइनेंस रेज करने का। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि आप अपनी कुछ इनवॉइसेस एज अ मॉर्टगेज रख देते हैं, जिसमें फैक्टर कंपनी के पास या इनवॉइस डिस्काउंटर के पास, और उसके अगेंस्ट वो आपको क्या पे कर देता है, कैश पे कर देता है। और जैसे ही कस्टमर आपको कैश पे करेगा तो आप उस डिस्काउंटर को उसके पैसे विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो याद रखें कि फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इससे रिजल्ट्स हमें दोनों में तकरीबन सेम मिल रहे होते हैं कि दोनों से हमने क्या कर लिया, पहले कैश रिसीव कर लिया। इनवॉइस डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग के अंदर क्या फर्क है,
फैक्टरिंग के अंदर हम जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो भी किसको दे देते हैं? फैक्टर कंपनी को दे देते हैं। कस्टमर जाके किसको पैसे देगा? फैक्टर कंपनी को देगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में फायदा ये होता है कि आपने कुछ इनवॉइसेस के अगेंस्ट पैसे ले लिए हैं, बट कस्टमर आके आपको पैसे दे रहा है और आप कस्टमर को नहीं पता चल रहा कि इसने बीच में जो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग की हुई है, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट वो किसका चल रहा है? वो कंपनी का अपना चल रहा है। बट फैक्टरिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर कंपनी उस कस्टमर से क्या कर रही होगी? पैसे रिसीव कर रही होगी। अब फैक्टरिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? एक क्या है? रिकोर्स फैक्टरिंग और एक होगी नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जो कंपनी है वो बेयर करेगी कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स, और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जो फैक्टर जो है, फैक्टर कंपनी जिसको आपने अपने रिसीवेबल सेल किए हैं, वो बेयर करेगी कॉस्ट ऑफ डेट।